अमृता और केशव के बेटे जिगर की शादी रानी नाम की लड़की से होने वाली होती है। केशव जी, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही बहू मिल रही है। आपने देखा ना, जब हम रानी को देखने गए थे तब वो कितनी शांत बेटी थी और कितनी अच्छी तरह से उसने हमसे बात की। हाँ अमृता, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। लगता है माँ और रानी की खूब अच्छी जमेगी। क्यों पापा? हाँ बेटा, इसकी बातों से तो मुझे भी वैसे ही लग रहा है। तो अच्छी बात है ना, वरना आजकल की बहुएं कितनी बदतमीज और नालायक होती है। ऐसी बात नहीं है माँ, आजकल के जमाने में भी अच्छी बहुएं होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि रानी एक अच्छी बीवी और बहू बनकर दिखाएगी। फिर शादी के बाद एक रोज रानी शाम का खाना बनाती ही नहीं। जल्दी से खाना दे दो रानी, आज तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बहू, सच में आज तो दुकान पर बहुत काम था। ठीक है, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। लेकिन 1 मिनट बाद रानी रसोई के बाहर आकर कहती है, अरे माँ जी, आपने आज खाना क्यों नहीं बनाया? क्या? खाना तो तू बनाती है ना बहू, तो मुझसे क्यों पूछ रही है? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? आप ही ने तो कहा था ना कि आज रात आप स्पेशल सब्जी बनाने वाली हो। ये तो क्या कह रही है बहू? मुझे अच्छी तरह से याद है और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हे भगवान, माँ जी, अब भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आपने मुझसे वाकई में कहा था, इसीलिए तो मैं आपके भरोसे पर बैठी थी। अरे अमृता, क्या सच में तुमने कहा था? हो सकता है कि माँ भूल गई हो। हाँ जिगर, माँ जी की उम्र हो चली है और मुझे भी अब यही लगता है कि वो खाना बनाना ही भूल गई है। नहीं बहू, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ जो मुझे आज की बात याद ना रहे। मैंने तुझे कुछ ऐसा कहा ही नहीं था। अरे कोई बात नहीं, ये सब बातें करते रहे तो वक्त यूं ही जाया हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं ही बाहर से खाना मंगवाता हूँ। हाँ पापा, यही सही रहेगा। फिर केशव बाहर से खाना मंगवाता है, लेकिन अमृता के दिमाग से रानी की कही हुई बात जाती ही नहीं। मैं तो कोई बात नहीं भूलती और मैंने तो इससे ये कहा भी नहीं था कि मैं आज शाम का खाना बनाने वाली हूँ। कहीं उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना? वही दूसरी तरफ आज तो मजा ही आ गया। शाम को मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने माँ जी को ही झूठ में फंसा दिया ताकि मुझे डांट भी ना पड़े और बाहर से खाना भी आ जाए। फिर ऐसे ही एक रोज, ये सब क्या है बहू, तू ठीक से काम क्यों नहीं करती है? बर्तनों पर भी साबुन रह जाता है और कपड़े भी तू ठीक से नहीं धोती, और तो और झाड़ू पोछा करने के बाद भी किसी ना किसी जगह गंदगी रह ही जाती है। अरे माँ जी, मुझसे जितना होता है मैं उतना ही करती हूँ, और अगर आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है तो जाकर खुद ही करो सारे काम, या फिर कोई नौकरानी रख लो काम पर। क्या? रानी की बदतमीजी सुनकर अमृता हैरान रह जाती है। ये क्या तरीका है रानी? तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। भूलो मत, मैं तुम्हारी सास हूँ। देखिए माँ जी, अगर आपको मेरे बात करने के तरीके से कोई तकलीफ है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब हटिए मेरे रास्ते से। अमृता को अब रानी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर रात में जब अमृता रानी और जिगर के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है, तभी, नहीं जिगर, हम माँ और पापा को अपने साथ पेरिस नहीं लेकर जाएंगे, और खासकर माँ जी को तो बिल्कुल भी नहीं। और जिगर, ये हमारा हनीमून है तो हमें एक साथ खुशी से वक्त बिताना चाहिए, और अगर उसमें माँ जी और पापा जी साथ आएंगे तो उन्हें संभालने के चक्कर में हम एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ रानी, लेकिन अभी मेरा भी काम अच्छा चल रहा है और मेरे पास उतने पैसे हैं कि हम दोनों माँ और पापा को भी साथ लेकर जा सकते हैं। वो दोनों तो कभी विदेश गए भी नहीं, और अगर तुम्हें चाहिए तो हम दोनों इस ट्रिप के बाद फिर एक बार विदेश घूम कर आएंगे।
नहीं जिगर, हम दोनों ही जाएंगे, और अगर तुम्हें इतनी ही उनकी पड़ी है तो तुम उन्हें बाद में लेकर जाना, लेकिन इस बार नहीं, प्लीज जिगर। रानी की ये बातें सुनकर अमृता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। फिर एक दिन अमृता की कुछ सहेलियां उनके घर आती हैं। जाओ बहू, जाकर इनके लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। क्या? मैं कोई नाश्ता पानी नहीं लाने वाली माँ जी, आप ही करो अपनी सहेलियों की मेहमान नवाजी, क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है। अरे पर बहू, रानी वहां से चली जाती है और फिर अमृता को ही अपनी सहेलियों को नाश्ता पानी देना पड़ता है। ये लो, बहू को शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसीलिए उसे जाना पड़ा। फिर कभी फुर्सत से मिलवाऊंगी उसे तुम लोगों से। लेकिन अमृता, तेरी बहू की बातों से तो वो काफी अजीब लगी। अरे कोई अपनी सास से इस तरह से बात करता है क्या? और नहीं तो क्या, अरे उसने तो नमस्ते भी नहीं किया। शक्ल से ही वो कितनी घमंडी और निर्लज लग रही थी। देखा ना तूने कैसे उल्टा जवाब देकर गई वो। अरे तूने तो बहुत कहा था ना हमें कि मेरे जिगर की शादी जिस लड़की से होने वाली है वो बहुत ही सुशील और संस्कारी है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही रूप देखने को मिला तेरी बहू का हमें। सहेलियों की ये बातें सुनकर अमृता काफी शर्मिंदा हो जाती है, और अब रानी की बढ़ती हुई बुरी हरकतों से परेशान अमृता जिगर को जाकर सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो रानी को बहुत सुनाता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो जिगर? तो क्या गलत कहा मैंने? देखो रानी, माँ तुमसे उम्र और रिश्ते में बड़ी है, इसीलिए तुम उनसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। देखो जिगर, मैं मानती हूँ कि मेरे बात करने का तरीका थोड़ा गलत है, लेकिन बात तो मैंने बिल्कुल सही की है। माँ जी को भी अपने बर्ताव में सुधार लाना चाहिए ना। ये काम ऐसा क्यों किया, वो काम वैसा क्यों किया, बस हर काम में कमियां निकालती रहती है वो। तो उसमें गलत क्या है? अगर वो तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करती रहेगी तो तुम उन गलतियों को सुधारोगी कैसे? वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें टोकती रहती है। आखिर तुम कह रहे उनके ही बेटे। जाने दो, तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाओगे, इसीलिए मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत गर्म है और तुम इसे और गर्म मत करो। अब रानी जिगर की भी कोई बात नहीं सुनती। फिर एक दिन रानी लॉन्ड्री से सिर्फ अपने लिए ही कपड़े लाती है और अमृता के कपड़े वो वहीं पर छोड़ देती है। तुझे अच्छी तरह से पता था बहू कि आज मुझे भी लॉन्ड्री के कपड़े चाहिए थे, इसीलिए तूने सिर्फ अपने ही कपड़े लाए और मेरे कपड़े वहीं पर छोड़ दिए। अरे और कितना गिर सकती है तू? छी, मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ जी, और आप कोई अपाहिज नहीं हो। आपके हाथ पांव अभी भी सही सलामत है, तो जाओ, जाकर अपने कपड़े खुद ही लेकर आओ। अब से मैं तो बस अपने ही काम करूंगी, सबका ठेका नहीं लेके रखा मैंने। अरे तू इस घर की बहू है और ये सारे काम करना तेरी जिम्मेदारी है। मुझे अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पता है, इसीलिए आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, चलती बनिए अब। बहू, अमृता की चिल्लाहट सुनकर केशव और जिगर भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। बस बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत सहन कर ली मैंने तेरी बदतमीजी, और अब से मैं तेरी जैसी घटिया लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। केशव जी, अब इस घर का बंटवारा होगा। क्या? हाँ, और सुन ले रानी, आज से आधा ससुराल तेरा और आधा मेरा। हर चीज का बंटवारा होगा, फिर चाहे वो रसोई हो, कमरा हो या फिर बाथरूम हो। लेकिन माँ, इन सब की क्या जरूरत है? हाँ तो अच्छा ही है ना, मुझे भी आपके साथ रोज रोज ये तू मैं करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं इस बंटवारे से सहमत हूँ। अरे पापा, अब तो समझाइए ना इन दोनों को। रहने दे बेटा, तेरी बीवी को ही समझा तू। अरे इतना नालायक कोई कैसे हो सकता है, और रोज रोज इनकी लड़ाई हो। उससे बेहतर तो यही होगा कि तुम दोनों अलग ही रहो और हम दोनों भी अलग रहे। जिगर भी अब चौंक जाता है और अब घर का बंटवारा हो जाता है। फिर बंटवारे के बाद
रानी का काम कम होने पर उसे बहुत खुशी मिलती है। चलो अच्छा है, ये बंटवारा करके बुढ़िया ने मेरा ही काम आसान कर दिया और अब से मुझे बस अपना और मेरे पति का ही ध्यान रखना है, वरना उस बुढ़िया के कहने पर मुझे फालतू के 50 काम करने पड़ते थे। अब वो अपने काम खुद ही करती बैठे, बेवकूफ कहीं की। वही दूसरी तरफ केशव और अमृता इस बंटवारे के कारण बहुत दुखी होते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। एक ही छत के नीचे रहकर हम लोग अलग हो जाएंगे। बुरा तो बहुत लग रहा है अमृता, पर जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है। इसलिए भावनाओं के बारे में ना सोचते हुए अपने दिल पर पत्थर रखो और खुशी से जियो। जी मुझे उस रानी की नहीं पड़ी, बस यही चिंता सता रही है कि मेरा जिगर उसके साथ रहते हुए खुश तो रह पाएगा ना, वो उसका सही से ख्याल रखती भी होगी या नहीं। वक्त के साथ साथ सब अपना अपना ख्याल रखना सीख ही जाते हैं और वो लोग कोई बच्चे नहीं हैं, इसीलिए उनकी इतनी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर रात में बुढ़िया तो सो गई है। एक काम करती हूँ, उसके फ्रिज में से आटा और सब्जी लेकर आती हूँ। फिर सुबह होने के बाद में मैं जिगर को वही सब्जी और रोटियां गरम करके दे दूंगी ताकि मेरा काम आसान हो जाए, वरना सुबह सवेरे इतना काम करने में मुझे बहुत आलस आता है। फिर रानी अमृता की रसोई में जाकर सब्जी और आटा चुरा रही होती है कि उतने में वहां पर अमृता आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है। क्यों रे, यहाँ मेरा आटा और सब्जी चुरा रही है ताकि तेरा काम आसान हो जाए। अरे बेशरम की मूरत, कोई तो काम कर ले। माँ जी ज्यादा मत बोलिए, मैं यहाँ पर नींद में चली आई थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि घर का बंटवारा हो चुका है। अरे निर्लज लड़की, और कितना झूठ बोलेगी तू। अरे जो कुछ भी आप बोल रही हो वो सब आप पर भी लागू होता है। माँ जी आप यहाँ पर क्या कर रही थी? अमृता और रानी के झगड़े की आवाज सुनकर अब जिगर और केशव जाग जाते हैं। अरे सो भी जाओ तुम दोनों, इतनी सी बात के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? और नहीं तो क्या। ये बात कोई इतनी सी नहीं है और आप लोगों को यही लगता है तो इसे मुझसे ठीक से बर्ताव करना चाहिए था। फिर ना तो इस घर का बंटवारा होता और ना ही इसे आटा और सब्जी चुराने की नौबत आती। चोरनी कहीं की। अरे चोरनी तो आप हो माँ जी, मैं नहीं। अरे बस, रात के 1 बज रहे हैं और तुम दोनों को जरा भी लाज शर्म नहीं है। अब चुप हो जाओ और सो जाओ तुम दोनों। केशव उन दोनों को चुप करा देता है। फिर एक दिन रानी के कुछ सहेलियां उनके घर आती हैं और शराब पीकर पार्टी करती हैं और ये सब अमृता से बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाता। अरे बंद करो अपनी ये फालतूगिरी। अरे तुझ में इतनी भी शर्म नहीं है क्या? बिना किसी खौफ के तू मजे से शराब पी रही है। इस बुढ़िया को जो बोलना है बोलने दो, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाने वाले और हमारी पार्टी तो जारी रहेगी। रुक जा, आने दो इनको शाम में, आज तो तेरी खैर नहीं। फिर जब शाम में जिगर और केशव आते हैं तभी अमृता उन्हें सब कुछ बताती है। बहू, क्या तुमने सच में शराब पी रखी है? नहीं पापा जी, माँ जी तो बस आपको और जिगर को मेरे खिलाफ भड़का रही है। मैंने शराब नहीं पी है, उल्टा आज तो मेरी सहेलियों का व्रत था और मेरी सहेलियां बहुत संस्कारी है पापा जी। बुरी तो माँ जी और उनकी सोच है। एक थप्पड़ लगाऊंगी तो सारा नशा उतर जाएगा तेरा। अरे इसके मुंह से अभी भी शराब की बदबू आ रही है और ये कह रही है कि मैं ही भड़का रही हूँ। ये सब क्या है रानी, और तुम्हें ये सब करना शोभा देता है क्या? लेकिन जिगर। अरे चुप हो जाओ और अपनी बकवास अपने पास ही रखो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब हमने हमारे बेटी की शादी तुझसे कराई। तू तो हमारे जीवन में पनौती बनकर आई है। अरे पनौती किसे कह रही हो आप? आप ही सबसे बड़ी पनौती हो। मैं अब भी कह रही हूँ तुझसे, ज्यादा मुंह मत चला, वरना यही की यही तेरी चटनी बनाकर रख दूंगी। ठीक है, दम है तो बनाकर दिखाइए। बड़ी आई मेरी चटनी बनाने वाली।
अरे बंद करो अपना ये झगड़ा। बंटवारा होने के बाद भी तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वही तो, अरे ये बंटवारा तुम दोनों ने इसीलिए किया था ताकि घर में शांति बनी रहे, लेकिन तुम दोनों तो शांत बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। चल जिगर बेटा, इन दोनों को ही लड़ने दे। अब से हम इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। बस बहुत हो गया अब। हाँ पापा, चलिए। जिगर और केशव को जाते हुए देखकर अमृता और रानी घबरा जाती है। रुक जाओ जिगर, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। हाँ केशव जी, मत जाइए। हाँ पापा जी, इसमें सारी गलती मेरी है। मेरी बुरी हरकतों की वजह से ही इस घर में झगड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आप तीनों से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद माँ जी के साथ प्यार से रहूंगी और अपनी सारी बुरी हरकतें जरूर सुधारूंगी। लेकिन प्लीज आप दोनों ये घर छोड़कर मत जाइए और मुझे माफ कर दीजिए। रानी की यह विनती सुनकर वो तीनों उसे माफ कर देते हैं और पूरा परिवार वापस खुशी से एक साथ रहने लगता है। सिमर की शादी प्रफुल्ल से होती है। उसके ससुराल में सास, ससुर, जेठ, जेठानी और ननद होती है। ससुराल में जाकर जब वो पहली बार खाना बनाती है तब सबको उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह सिमर बहू, क्या बात है, तुम्हारे हाथ का खाना तो एकदम कमाल ही बना है। सच में मजा ही आ गया। वाकई में बहू, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने सालों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। हाँ भाभी, ये हलवा भी बहुत यम्मी बना है। आखिर बेबी किसकी है? सही कहा इसने, लेकिन सच में ना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया सिमर। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे से मैं आप सबको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से पकवान बनाकर खिलाऊंगी। सिमर की इतनी सारी तारीफें सुनकर प्रज्ञा को खूब जलन होती है। फिर वो बाद में सलाद बना रही होती है। अरे नहीं नहीं भाभी, इसे ऐसे मत काटिए और ये नमक भी इतना मत डालिए। शांत रहो सिमर और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। देवरानी हो तो देवरानी बनकर रहो, और ये सब मेरे पुराने ससुराल वाले हैं, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसे क्या पसंद है। तो मेरे सामने अपनी होशियारी मत दिखाओ। लेकिन भाभी, मैं तो बस। चुप रहो और जो काम करने आई थी वही काम करो। प्रज्ञा का यह गुस्सेल बर्ताव देखकर सिमर चकित रह जाती है। ऐसे ही एक दिन वसुधा को बाहर खरीदारी करने जाना होता है। प्रज्ञा बहू, सिमर बहू, चलो मेरे साथ खरीदारी करने के लिए चलो। मुझे अपने लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेना है और साथ ही घर के लिए भी खरीदारी करनी है। ठीक है माँ जी, वैसे मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन उनसे पहले मेरे लिए आप लोग हो, इसीलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। लेकिन माँ जी, मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अभी अभी मेरे मायके से फोन आया था। माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है, इसीलिए मुझे उनके पास जाना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी। कोई बात नहीं प्रज्ञा बहू, तुम चली जाओ और समदन जी से कहना कि मैंने पूछा है उन्हें और मैं उनसे मिलने जल्द ही आऊंगी। ठीक है माँ जी। इस तरह से वसुधा और सिमर मार्केट में खरीदारी करने जाती है, लेकिन तभी उन्हें उस मार्केट में कुछ पसंद ही नहीं आता, इसीलिए वह दूसरे मार्केट में जाती है जहाँ पर उन्हें प्रज्ञा अपनी सहेलियों के साथ एक जगह पर तफरीह करते हुए दिखाई देती है। क्यों रे नालायक निकम्मी झूठी कही की, माँ की बीमारी का झूठा बहाना देकर तू यहाँ पर अपने सहेलियों के साथ मोमोज ठूस रही है। इतना झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या, निर्लज्ज कही की। अरे नहीं माँ जी, मैं तो वो। चुप हो जा, तुझे तो आज खाना ही नहीं दूंगी मैं। घर आ तू, फिर देखती हूँ तुझे। अरे अपनी देवरानी को देख, इसने अपने सहेलियों के साथ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि इसे उनसे ज्यादा मैं महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन ये बात
तुझ जैसी डायन और पापी दिल वाली बहू को क्या समझेगी, बेशरम कहीं की। वसुधा की बातें सुनकर प्रज्ञा की सहेलियां उस पर खूब हंसती है और प्रज्ञा बुरी तरह फंस जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे वाह, मैंने तो ससुराल से मिले थोड़े थोड़े पैसे बचाकर कितने सारे पैसे जोड़ लिए हैं। अब मैं इन्हीं पैसों से सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफे लूंगी और उन तोहफों को देखकर मेरे घर वाले कितने खुश होंगे। फिर सिमर सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाती है, जिसे देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वाह सिमर भाभी, मुझे लंबे समय से ये पिंक वाले हेडफोन ही चाहिए थे और आप तो वही लेकर आई हो। थैंक यू सो मच भाभी। और बहू, ये बटुआ तो सच में बहुत अच्छा है। अरे इसे तो मैं हर जगह पर आसानी से ले जा सकती हूँ और इसकी डिजाइन भी बहुत ही सुंदर है। तुम चाहती तो वो बचत किए हुए पैसों से अपने लिए कुछ खरीदारी कर लेती, लेकिन तुमने तो अपने नए नवेले ससुराल वालों की खुशी को महत्व दिया। ऐसी कोई बात नहीं है पापा जी। अगर मैं मेरे मायके में होती तो मैं उनके लिए भी कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूं ना, तो यही मेरा मायका है। आपका दिल तो बहुत बड़ा है सिमर भाभी, वरना प्रज्ञा भाभी को ही देख लो। अगर उनके पास पैसे बच जाते ना, तो वो खुद के लिए मेकअप और महंगे महंगे कपड़े खरीद के लाती। वो तो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचती। वही तो। अरे सीख इससे कुछ प्रज्ञा बहू। तुझे इस घर में आए कितने साल हो गए, लेकिन हमारे पसंद नापसंद की कोई पहचान नहीं है तुझे। और ये सिमर को देख, इसने तो 2 महीनों में ही सबको कितने अच्छे से समझ लिया। सच में बहू हो तो तुम्हारे जैसी सिमर। शुक्रिया माँ जी। घर वालों की कड़वी बातें सुनकर प्रज्ञा का माथा गुस्से में गर्म हो जाता है और वो वहीं पर चुपचाप खड़ी रहती है। फिर एक रोज अरुण प्रज्ञा से कहता है, अरे प्रज्ञा, ये तुम्हें क्या हो गया है और ऐसे बर्ताव तुम क्यों कर रही हो? सिमर को ही देख लो, वो सबको कितनी अच्छी तरह से हैंडल करती है, सबकी खुशियों का कितना ख्याल भी रखती है वो। तुम भी वैसा ही करो ना। मुझे किसके साथ कैसे रहना चाहिए ये तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई कल की आई लड़की नहीं हूँ। ये मेरे पुराने ससुराल वाले हैं और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि मुझे इनके साथ किस तरह से बर्ताव करना है। और आज तक मैंने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तो किसी को भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, सच में? लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो अपना सड़ा हुआ दिमाग चेक करवा के आओ, लेकिन यहाँ पर बैठकर मेरा दिमाग मत खाओ। तुम्हें तो बस सुनाना ही आता है। काम धंधे करो और पैसे कमाओ, लेकिन घर की राजनीति में अपनी टांग मत अड़ाओ। इतना कहकर प्रज्ञा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, अरे प्रज्ञा बहू, सिमर बहू, मेरी जेठानी यानी तुम सबकी ताई सास आ रही है। वो भी कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है, इसीलिए उनके खान पान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना गांव जाकर वो मेरे बारे में बुरा भला बोलेगी। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ भाभी, हम दोनों हमारा बेस्ट देंगे। ताई जी की खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर सिमर और प्रज्ञा दोनों मिलकर ताई सास के खाने की तैयारियां करती है। मटर पुलाव तो बना दिया है, मसाला पापड़ भी तैयार है, अब बस मीठे में कुछ बनाना है। भाभी, क्या आप मुझे बता सकती हो क्या कि ताई जी को मीठे में कौन से पकवान पसंद है? वो सिमर, क्या हुआ भाभी? ताई जी तो साल में 2 बार यहाँ पर आती है ना, तो आपको तो उनके पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। अरे आप तो हर वक्त बस अपने पुराने ससुराल वाले ही कहती रहती हो, तो आपको इतना भी नहीं पता क्या? अरे पता है मुझे सिमर, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बाद में बता देती हूँ।
लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैंने छत पर बेडशीट सुखाई है, उसे निकाल कर लाती हूँ मैं। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। प्रज्ञा को असल में कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए वह बहाना देकर वहां से चली जाती है। फिर ताई सास जब घर पर आती है, तभी सिमर के हाथ के बने हुए पकवान उसे बहुत पसंद आते हैं और वो उनकी खूब तारीफ करती है। अरे वाह, क्या लज्जतदार खाना बनाया है, ये पुलाव और ये कढ़ाई पनीर, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। बस ये दाल पकौड़े और मलाई कोफ्ते की सब्जी मुझे पसंद नहीं आई। ये किसने बनाया है? ओ, ताई जी, वो मैंने बनाई है। सत्यानाश हो तेरा, बड़ी बहू, तुझसे तो मैं क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ। अगर तेरा हाथ लग जाए तो मीठा शहद भी खट्टा हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। और वसुधा, तुम्हारी ये नई नवेली छोटी बहू बहुत ही गुनी और कमाल की है। क्या स्वाद भरा खाना बनाया है इसने, मजा ही आ गया खाकर। ये ले बहू, शगुन ले। धन्यवाद ताई जी। ये सब देखकर प्रज्ञा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है। बस बहुत हुआ, जब से ये सिमर इस घर में आई है तब से मेरे ससुराल वाले उसके ही गुणगान गा रहे हैं। ये लोग तो मुझे पूछते भी नहीं हैं। मेरी सराहना करने की जगह पर इन्होंने तो इस चुड़ैल को सिर पर बिठा कर रखा है। लेकिन अब बस, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इस सिमर को ताई जी की नजरों में गिरा कर ही रहूंगी। क्योंकि एक बार अगर ताई जी की नजरों में कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसे इस घर में फिर कोई नहीं पूछता। फिर एक सुबह ताई जी सिमर को माता रानी की चुनरी लाने के लिए कहती है। तभी प्रज्ञा मौका देखते ही उस लाल चुनरी को एक काले कपड़े से बदल देती है। और जब ताई जी उस काले कपड़े को देखती है तब वो काफी हैरान रह जाती है। हाय मोरी मैया, ये क्या है वसुधा? तुम्हारी छोटी बहू को मैंने इतना माना, लेकिन उसने तो एक झलक में ही मुझे अपने असली रंग दिखा दिए। लाल चुनरी की जगह पर उसने तो मुझे यह काला कपड़ा दे दिया है। अब क्या मैं माता रानी को काला कपड़ा चढ़ाऊंगी क्या? सिमर बहू, इतना गलत काम करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ताई जी, मेरा विश्वास कीजिए, ये मैंने नहीं लाया है। मैंने तो लाल चुनरी ही लाई थी। सच में ताई जी, माता रानी की सौगंध। अरे बेशरम लड़की, माता रानी की झूठी कसम खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? नालायक कहीं की। ये तूने ना सिर्फ माता रानी का अपमान किया है, बल्कि अपनी ताई सास का भी अपमान किया है। ये सब क्या है सिमर? अरे तुम तो कितनी समझदार हो, फिर तुम ये गलती कैसे कर सकती हो? देखा ना माँ जी, मैं मानती हूँ कि मैं कामों को इतने अच्छे से नहीं निभा पाती, लेकिन इस बेवकूफ की तरह गलत काम तो नहीं करती ना। मुझे तो लगा ही था कि इसकी अच्छाई सिर्फ 4 दिन की चांदनी होगी। एक बार ससुराल वाले अगर पुराने हो जाते हैं तो बहुएं भी बदल जाती है। एक मैं ही हूँ जो आज तक आप सबको इतना प्यार करती आई हूँ। बस प्रज्ञा बहू, ज्यादा अच्छी बनने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि इस गलती की असली गुनहगार सिमर नहीं, बल्कि वो डायन तू है। क्या? लेकिन ताई जी, आप तो अभी सिमर को डांट रही थी ना, तो फिर आप अचानक से प्रज्ञा को क्यों बोल रही हो? और प्रज्ञा आपकी गुनहगार कैसे हो सकती है? माता रानी की चुनरी को काले रंग से बदलते हुए मैंने इसे देख लिया था, इसी ने यह चाल चली है ताकि ये सिमर को हम सबकी नजरों में बुरा और गलत साबित कर सके। ताई जी की बातें सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं और प्रज्ञा की हवा टाइट हो जाती है। अरे नहीं ताई जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे चुप हो जा, वरना एक कान के नीचे लगाऊंगी ना तो सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। मैंने तुझे देखा था कि वो चुनरी बदलते समय तो अपने आप से कह रही थी कि इससे सिमर की अच्छाई देखी नहीं जा रही। प्रज्ञा भाभी,
ये आपने सही नहीं किया। मुझे तो पहले से ही पता था कि प्रज्ञा भाभी सिमर भाभी से जलती है, क्योंकि जो सब ये इतने सालों से नहीं कर पाई, वो सब सिमर भाभी ने कितने कम समय में करके दिखाया है। तुम इतना नीचे गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था प्रज्ञा। अरे तुम तो बस कहने के लिए कहती हो कि हम तेरे पुराने ससुराल वाले हैं, लेकिन इतने सालों से तू हमारा दिल नहीं जीत पाई। लेकिन इस लड़की को देख, केवल 2 से 3 महीने ही हुए हैं इसे, लेकिन इसने तो हम सबका दिल जीत लिया है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, लेकिन मुझे जलन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था, और सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भाभी, आपने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, और मैं आपको इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन एक सलाह जरूर दूंगी, आपको मुझसे जलने की जगह पर अपने आप में सुधार लाना चाहिए था। और मैं ये सारे काम किसी की तारीफें सुनने के लिए या फिर किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं करती हूँ। ये मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं पूरे मन से इनके लिए करती हूँ। लेकिन आपने तो इनको कभी अपनाया ही नहीं भाभी, इसीलिए आपका स्वभाव इनके प्रति आज तक ऐसा है। हाँ सिमर, तुम सही कह रही हो, लेकिन आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी, और अपने आप को सुधार कर एक अच्छी बहू ना सही, लेकिन एक अच्छी इंसान जरूर बनूंगी, और अपने घर वालों का पूरे दिल से, पूरे मन से ख्याल रखूंगी। प्रज्ञा की उस हरकत के कारण सभी घर वाले उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद प्रज्ञा सबक सीख लेती है और अपनी गलतियों को सुधार कर सबके साथ अच्छे से रहने लगती है। स्वरा के ससुराल में उसकी सास आशा, ससुर ऋतुराज और पति विहान होता है। सास आशा दिन रात इंटरनेट पर कुछ ना कुछ ऊटपटांग ही देखती रहती है, और इसके कारण वो काफी आलसी हो चुकी होती है। ओफो माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे आने तक पापा जी के पसंद की लहसुन की चटनी बना दो, लेकिन आपने तो बनाई ही नहीं। अभी तक बस फोन में ही लगी हो आप। तू तो शांति रहे बहू, मैं तेरी बहू नहीं हूँ, सास हूँ सास, इसीलिए ज्यादा मुंह मत चला। मैंने इंटरनेट पर लहसुन की चटनी बनाने की झटपट रेसिपी देखी है, तो अब मैं एकदम फास्ट बनाऊंगी उसे। आप तो बस इंटरनेट पर देखकर ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, वही तो आता है आपको, और कुछ नहीं आता। आशा वैसे तो इंटरनेट पर बहुत कुछ देखती है, लेकिन उसका फेवरेट चैनल होता है दादी अम्मा के नुस्खे, जिसमें वो तरह तरह के बीमारियों पर घरेलू नुस्खे देखकर उन्हें वो अपने जीवन में इस्तेमाल करती है। एक दिन जब विहान के मुंह में छाले हो जाते हैं, तभी स्वरा उसे एक डॉक्टर का पता बताती है। अरे विहान, तुम्हारे मुंह में तो हीट के कारण छाले आ रहे हैं, इसे इग्नोर मत करो और जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। वो सनशाइन कॉलोनी है ना, उसके पीछे वाले मार्केट में ही उस डॉक्टर का क्लिनिक है। ये रहा उनका नंबर। ठीक है स्वरा। मुझे तो बोलने में भी दर्द हो रहा है। अरे बेटा विहान, तू इस चुड़ैल की बातों में मत आ। और बहू तू, अरे तू क्या मेरे बेटे को डॉक्टर के पास भेज रही है? वो डॉक्टर लोग तो पनौती होते हैं, पनौती। एक बार अगर जीवन में डॉक्टर के पास आना जाना शुरू हो गया तो इंसान वहीं पर बार बार जाने लगता है। अरे माँ जी, ये क्या आप बकवास कर रही हो? अरे बकवास तो तू है और तेरी बातें। देख बेटा, तू जायफल का काढ़ा पी, मैं तुझे बना कर दूंगी। दादी अम्मा के नुस्खे वाले यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा था, जायफल के काढ़े को पीने से मुंह में आए हुए छाले फट से चले जाते हैं। क्या? अब ये जायफल क्या होता है माँ जी? मैंने कहा ना तुझे, तू तो चुप ही रहे। ये सारी बातें तू नहीं समझेगी, क्योंकि ये एक रामबाण घरेलू नुस्खा है और तुझे क्या पता इन सब के बारे में। माँ, क्या सच में इससे मैं ठीक हो जाऊंगा?
हाँ बेटा विहान, तू चिंता मत कर और मुझ पर भरोसा रख। और इस तरह आशा विहान को डॉक्टर के पास जाने से रोक लेती है और उसे जायफल का काढ़ा बना कर देती है। फिर एक दिन जब आशा और स्वरा दोनों बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी उन्हें उनकी पड़ोसन कमला मिलती है, जिसके हाथ में छोटी खरोच आई होती है। अरे कमला, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? अब तुझे क्या बताऊं आशा, मेरी बहू तो कुछ काम नहीं करती, इसीलिए सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। और ये मुझे सब्जियां काटते समय लग गया। नया चाकू तेज धार वाला है ना, इसीलिए दवाई तो लगा रही हूं मैं इस पर, देखते हैं कब तक ठीक होता है। अरे कमला, तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? दवाई को मार गोली और इस पर हल्दी और नीम का लेप लगा और साथ ही थोड़ा सा घी या फिर घृत कुमारी का रस भी लगा देना, उससे तुम्हें ज्यादा आराम मिलेगा। अब ये घृत कुमारी क्या होता है माँ जी? कहाँ से पढ़ती हो आप ये सारी बातें? अरे वो मेरा फेवरेट चैनल है ना यूट्यूब पर, वहां पढ़ा है मैंने। उसे अंग्रेजी में वो आलूवेरा कहते हैं। ओ अच्छा, शायद आप एलोवेरा जेल कह रही है। लेकिन माँ जी, इस सबसे अच्छा तो वो डॉक्टर के पास जाकर पट्टी कराए ना। और तो उन्हें टेटनस का इंजेक्शन भी लेना चाहिए। देखो काकी, टेटनस यानी टीटी का इंजेक्शन बहुत जरूरी होता है उसे लेना, खास करके आपको काटने या छिलने जैसी चोट आ गई हो। इससे बॉडी में इन्फेक्शन भी नहीं फैलता और इम्यूनिटी भी बनी रहती है। हाँ स्वरा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं डॉक्टर को ही जाकर दिखाऊंगी। अरे क्या खाक सही कह रही है? देख कमला, ये तो है ही बेवकूफ और बेअकल। इसकी कोई बात मत सुनना। मैं जो कह रही हूँ वही कर। तू मेरा उपाय ही इस्तेमाल कर, एक पैसे का भी खर्चा नहीं है उसमें। लेकिन माँ जी, उन्हें इससे इन्फेक्शन हो सकता है। मैंने कहा ना सटा, शांत रहे एकदम और हम दोनों की बातों के बीच में टांग मत अड़ा। फिर एक दिन जब स्वरा रसोई में आलू की सब्जी बनाने जाती है, तभी उसे रसोई में आलू मिलते ही नहीं। अरे ये आलू कहाँ पर चले गए? मैंने तो आलू यहीं पर रखे थे इस टोकरी में। माँ जी को पूछती हूँ, शायद उन्हें पता होगा। माँ जी, अरे माँ जी, आपने कहीं आलू को रख दिया है क्या? स्वरा अपनी सास को आवाज लगाते हुए हॉल में आती है और तब वो देखती है कि आशा अपनी आंखों पर आलू के स्लाइसेस लगाए हुए बैठी है। माँ जी, अब ये कौन सी नई नौटंकी है आपकी? ये खाने के आलू है और इसे आपने अपनी आंखों पर क्यों लगाया है? अरे तो इतना चिल्ला के क्यों बात कर रही है? जरा अपनी सड़ी हुई आवाज की वॉल्यूम कम कर, फिर मुझसे बात कर, वरना तेरी ये बेसुरी और खटकने वाली आवाज सुनकर एक दिन मेरे कान फट जाएंगे। देख बहू, मेरी आंखों से आजकल बहुत पानी निकल रहा है, इसीलिए मैंने इंटरनेट पर देखा है कि कच्चे आलू के टुकड़े को आंखों पर लगाकर बाद में इसे त्रिफला के पानी से मुंह धोना पड़ता है और इसी से पानी आना बंद हो जाता है। हे भगवान! अरे माँ जी, ये फालतू के चैनल को फॉलो करना बंद कीजिए। वो घरेलू नुस्खे सही नहीं है। वो लोग तो बस फेमस होने के लिए कुछ भी दिखाते रहते हैं और आपको गलत जानकारी देकर फंसाते हैं। ऐ बहू, उस चैनल का कुछ मत बोल, वो मेरा फेवरेट चैनल है। अरे काय का फेवरेट चैनल माँ जी? आपका एक भी घरेलू नुस्खा अभी तक असर नहीं किया है। वो कमला काकी के हाथ की चोट भी अभी तक गई नहीं है और तो विहान के मुंह के छाले भी अभी तक वैसे ही है। आप तो बस वो बिना सर पैर वाले नुस्खे वाली वीडियोस देखती हो और बेवकूफ बनती रहती हो और कुछ नहीं। देख बहू, मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना तेरी सारी होशियारी निकालूंगी मैं। तू पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, मैं भी कोई अनपढ़ नहीं हूँ। ये सारे घरेलू नुस्खे फायदेमंद होते हैं और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। तुझे क्या है,
तुझे तो बस अपने पति के पैसों को डॉक्टर और दवाइयों पर बर्बाद करना आता है, और तो कुछ नहीं होता तुझसे, बेशरम कहीं की। देखिए माँ जी, वो खर्चे कोई फालतू के खर्चे नहीं होते हैं। घरेलू नुस्खे से सब कुछ ठीक नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में डॉक्टर्स क्यों बनते? अगर हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम घरेलू नुस्खे से ही ठीक होने लगे तो फिर दुनिया भर के सारे डॉक्टर को अपनी अपनी नौकरी को इस्तीफा ही देना चाहिए ना। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे चुप कर तू, और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, और चली जा यहाँ से। ज्यादा चिक चिक मत कर, चल निकल, पनौती कहीं की। आशा को अब स्वरा पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उससे ढेर सारे काम करवाने लगती है और उसके खाने में भी कमियां निकालती है। हाय हाय, अरे ये भी कोई खाना है? सब्जी तो देखो, ना रंग ना रूप ना स्वाद ना कुछ। छी स्वरा बहू, लगता है तेरे मायके में तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुझे। आधे से ज्यादा सब्जियां तो एकदम बेस्वाद ही बनती है तेरी। अरे आशा, ये तुम क्या कह रही हो? सब्जी तो एकदम बढ़िया बनी है। हाँ माँ, इसका स्वाद भी एकदम सही है। आप दोनों तो चुप ही रही है। अरे आपको क्या पारख है स्वाद की? लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि स्वाद क्या होता है। और वैसे भी आप दोनों तो उसकी ही साइड लोगे, क्योंकि आप तो हो ही उसके चमचे। बस माँ जी, बहुत हुआ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझ पर किस बात की भड़ास निकाल रही हो। अगर आपको मेरे हाथ का खाना इतना ही बुरा लगता है तो आप अपना खाना खुद बना के खाइए। लाई है ये थाली, मत खाइए ये खाना। अरे लेकिन फिर स्वरा आशा की थाली छीन लेती है और उसे रसोई में रख देती है। देखा ना आप दोनों ने, इसके तेवर कितने बढ़ गए हैं। चुप करो तुम आशा, स्वरा बहू बिल्कुल सही कह रही है। और अगर तुम्हें उसकी हाथ की कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे मत खाओ। तुम कल से खुद के लिए सब्जी खुद ही बनाया करो। क्या क्या कहा आपने? बिल्कुल सही सुना तुमने। मुझे बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। आशा को गुस्सा करना बहुत भारी पड़ जाता है। फिर एक दिन अचानक से ऋतुराज को बहुत ज्यादा सर्दी और जुकाम हो जाता है। ओह गॉड पापा, आपको तो बहुत ही ज्यादा सर्दी जुकाम हुआ है। स्वरा, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा और उन्हें घर पर बुला। हाँ विहान, अभी फोन मिलाती हूँ उन्हें। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये काढ़ा बनाकर लाया है। इसमें हल्दी, लौंग, तुलसी, शहद सब कुछ है, और खासकर ज्यादा तुलसी के पत्तियां पीसकर डाली है। मैंने देखा था उस वीडियो में। तुलसी सर्दी और जुकाम में अमृत के समान होती है। ये लीजिए ऋतुराज जी। लेकिन माँ, पापा की हालत तो देखो। इस काढ़े से कुछ नहीं होने वाला। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा इस घर में। ये घरेलू नुस्खे से ही तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। बहू और बेटे के लाख समझाने पर भी आशा किसी की एक नहीं सुनती और इंटरनेट पर घरेलू नुस्खे देख देखकर ऋतुराज की सर्दी ठीक कराने में लगी रहती है। पर एक हफ्ते तक ऋतुराज की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि अब सर्दी और खांसी और ज्यादा बढ़ जाती है। बस आशा, मैं अब ये काढ़ा और नहीं पी सकता। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। मैं ये तकलीफ और नहीं झेल सकता हूँ। प्लीज डॉक्टर को बुलाने दो। अरे क्या आप भी, आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या? सहज पके सो मीठा हो। जैसे खीर को अगर ठीक से पकने दो तभी उसका स्वाद अच्छा होता है, वैसे ही किसी भी चीज को असर करने में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है ना। आप चिंता मत कीजिए, अभी और 2 से 3 दिनों में आपकी सर्दी एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 दिनों बाद भी ऋतुराज की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता और तभी स्वरा और विहान
आशा की बात ना मानकर डॉक्टर को बुला लेते हैं और तभी चेकअप करने पर पता चलता है कि ऋतुराज की सर्दी लंग्स में फैल गई है और उसे लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है और उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाता है। फिर एक हफ्ते बाद ऋतुराज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है और इतने दिनों में तो आशा की अकल भी ठिकाने पर आ जाती है। मुझे माफ कर दो आप तीनों, खास करके तू बहू, क्योंकि मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी और ये सब मेरी ही लापरवाही और जिद के कारण हुआ है। मैं तो बस घरेलू नुस्खों के ही भरोसे रहती थी और डॉक्टर और दवाइयों के खिलाफ थी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हर चीज घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होने वाली। हमें समय पर डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। एटलीस्ट आपकी अकल ठिकाने पर आ ही गई। और उस दिन के बाद से आशा घरेलू नुस्खों के वीडियोस देखना और उन्हें जीवन में लागू करना बंद कर देती है।